मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी सबसे पहले हमें क्या है इस चैप्टर के अंदर सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमें सॉलिड स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए कि उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, विच इज सॉलिड्स का स्टेट। देखिए, वी नो दैट matter generally exists in three states, namely solid, liquid and gas. When we change the physical condition by alternating the pressure and temperature of the surrounding, we find the state to change and transfer from one form to another. The stability of a state depends upon two opening factors, which are internal forces and thermal energy. देखिए, यानी क्या है, हमारे जो मैटर्स है वो जनरली किस स्टेज में होते हैं, यानी कोई भी हमारा सब्सटेंस या एलिमेंट है वो किस में जाएगा, सॉलिड, लिक्विड या तीन स्टेज के अंदर ही वो डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। व्हेन वी चेंज द फिजिकल कंडीशन, अगर हम उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज करेंगे किसके थ्रू, कोई प्रेशर या टेम्परेचर लगा के उसके सराउंडिंग के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी स्टेज के अंदर चेंज कर लेगा, यानी पोजिशन को चेंज कर लेता है। और ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो फैक्टर्स के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी। अब आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद इन ए सॉलिड और कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी क्या है, जो फोर्स है किसके, पार्टिकल सॉलिड्स हैं, अगर मैटर उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। द मेन रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज टू कीप द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इट मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन टुगेदर एंड क्लोज टू ईच अदर। यानी इसका क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मेन जो पर्पस है वो है कि एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो, उनको आपस में एक दूसरे के पास जोड़े रखना है। यानी एक हमारा एग्जांपल है, एक NaCl का क्रिस्टल अगर हम लेते हैं, अगर उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इस तरीके से वो जुड़े रहेंगे। जो हमारा प्लस है वो Na है, एंड जो माइनस पार्टिकल, जो माइनस आयन दिख रहा है वो हमारा क्लोरीन आयन है। अगर उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इफ एब्सेंट, देन द पार्टिकल्स डिसोसिएटेड फार फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मेन रोल रखता है। एंड सेकेंड आता है थर्मल एनर्जी। द थर्मल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू देयर एनवायरमेंट। यानी क्या है, थर्मल एनर्जी एक एनर्जी है जो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, किसके थ्रू, जो उसके मूवमेंट होता है, यानी जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी, उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज विद राइजिंग द टेम्परेचर एंड टेंड्स टू मूव द पार्टिकल फास्टर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसकी थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी और पार्टिकल्स इधर से उधर फास्टर तेजी से मूव करेंगे। अनलाइक फ्रॉम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, थर्मल एनर्जी लैंड्स ऑन मूविंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर फार फ्रॉम ईच अदर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के अलावा ही जो थर्मल एनर्जी है उसके थ्रू क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से ईच अदर भागेंगे इधर उधर, वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट के वो क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग कैरेक्टर्स, दे आर डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। यानी जो इनका मास होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, जो उनकी वॉल्यूम है वो फिक्स होगी और जो उनकी शेप है वो भी फिक्स होती है। एक शॉर्ट इंटरनल मोलिकुलर फोर्स डिस्टेंस, यानी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होगी, शॉर्ट होगी, छोटी होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, एंड जो फोर्स होगा इनके बीच में, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बिना सॉलिड्स के पार्टिकल्स फार हो जाते हैं एक दूसरे से, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स remains fixed at their position and can only oscillate about their mean position। यानी क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेंगे और एक फिक्स ही पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, वो ऑसिलेट करेंगे यानी रोटेट करेंगे। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यानी जो सॉलिड्स होंगे उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड स्टेट रिजिड होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है। ये सब क्या है, सॉलिड्स के अंदर कैरेक्टर से जो सॉलिड्स को शो करेंगे कि दिस इज द सॉलिड स्टेट एंड दिस इज द लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो तरीके से क्रिस्टल्स हैं सॉलिड से हमारे पास, जो है फर्स्ट इज एमॉर्फस एंड सेकेंड इज क्रिस्टलाइन। तो हम सबसे पहले देखते हैं
व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड? इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस और एमॉर्फस यानी फ्रॉम एक ये क्या है हमारा जो कंडेंस्ड है और मैटर फिजिक्स है और मटेरियल साइंस है उसके अकॉर्डिंग एमॉर्फस क्या होता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विदाउट मॉर्फो शेप्स फॉर्म यानी कोई उसकी क्या है शेप नहीं होती है, कोई फिक्स नहीं होता है, मॉर्फो पोजीशन फिक्स नहीं होती है। हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। अब इनका डेफिनेशन क्या होती है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड दैट लैक्स द लॉन्ग रेंज ऑर्डर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल यानी इसके अंदर क्या होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक सीक्वेंस जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि सॉलिड किस शेप का है नहीं है, वो इसके अंदर क्या होता है? कमी होती है। दैट इज़ द करेक्टर ऑफ स्टील क्रिस्टल यानी जो क्रिस्टल होता है उसका एक करेक्टर होता है कि उसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाएगा यानी कोई भी पार्टिकल्स होंगे वो आपस में एक डिस्टेंस फिक्स दूरी में रहेंगे, चाहे वो ट्रायंगल शेप में हो या किसी भी शेप में हो, वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इन सम ओल्डर बुक्स द टर्म हैज़ बीन यूज्ड सेनोमॉर्फसली विद ग्लास यानी हम उसे क्या बोल सकते हैं? ग्लास भी बोल सकते हैं। नाउ ए डे glassy solid or amorphous solid is considered to be the overchanging concept and glass the more special case. Glass is an amorphous solid that exhibits a glass transitions यानी जो ग्लास है वो क्या है? एक एमॉर्फस सॉलिड ही है जिसे हम जो ग्लास यूज़ करते हैं उसे हमने क्या बोला है? ग्लास एक उसकी ट्रांजिशन स्टेज है। पॉलीमर्स आर ऑफर एमॉर्फस यानी जो पॉलीमर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एमॉर्फस होते हैं। कहीं अदर टाइप्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स आर इंक्लूडेड जेल्स, थिन फिल्म्स एंड नैनो स्ट्रक्चर्स मटेरियल्स सच एज ए ग्लास। ये क्या हो गए? हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल्स हो गए। एमॉर्फस मटेरियल हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर मेड बाय इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स यानी आपस में क्या होंगे? वो एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दीज ब्लॉक्स कैन बी सिमिलर टू द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फाउंड इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिस्टलाइन फेज ऑफ द सेम कंपाउंड यानी जो क्रिस्टलाइन है उनके कंपाउंड्स के थ्रू ही क्या होंगे? ये ब्लॉक्स के फॉर्म में होंगे जो हम आगे स्ट्रक्चर में भी देखते हैं। वेदर ए मटेरियल इज लिक्विड और सॉलिड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द कनेक्टिविटी बिटवीन इट्स एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स सो दैट सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाई डिग्री ऑफ कनेक्टिविटी वेयर एज स्ट्रक्चरल ब्लॉक इन फ्लूइड्स हैव लोअर कनेक्टिविटी यानी क्या होगा? जो इनके लिक्विड की तरह ही इनकी भी क्या होगी? कनेक्टिविटी होगी, लेकिन वो क्या होगी? कम होगी। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन्स में। किनकी? एमॉर्फस सॉलिड्स की। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज द एमॉर्फस ड्रग्स वर शोन टू हैव हायर बायो अवेलेबिलिटी दैन देयर क्रिस्टलाइन counterparts due to the high solubility of amorphous phase moreover contain compounds can undergo precipitation in their amorphous form in vivo and they can decrease each other's bioavailability if administered together यानी जो एमॉर्फस फेजेस हैं सॉलिड्स किसमें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इनको काफ़ी यूज़ में किया जाता है जो कि क्या ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ आएंगे। एमॉर्फस सॉलिड एक कन्फेरेंस क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि क्या है? हर फील्ड में यूज़ आएगा एज ए सॉलिड, लेकिन हम इसको कह सकते हैं एक अदर वर्ड में सॉफ्ट सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देखिए, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दिस इज एमॉर्फस सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा कि जो हमारे ब्लॉक्स वो बिल्कुल पास में चिपके हुए हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? थोड़ा थोड़ा गैप के अंदर है, इसलिए इनके बीच में क्या हो जाएंगे? ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में होंगे। अब हमें देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कि नेम से फिक्स हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जिसके अंदर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूशंस सच एज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन ए हाईली ऑर्डर्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग ए क्रिस्टल लैटिस दैट एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शंस। यानी क्या होगा? एक ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है? फिक्स रेंज में कंस्टिट्यूएंट होंगे और वो जो कि माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस यानी उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखने पे भी इजीली नहीं दिखता है, उसे हम क्या बोल देंगे? और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज और कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन एडिशन माइक्रोस्कोपिक सिग्नल क्रिस्टल आर यूजुअली आइडेंटिफिकेबल बाय देयर ज्योमेट्रिकल शेप। यानी अगर माइक्रोस्कोप में भी उनको देखा जाएगा तो क्या होगा? एक सिंगल क्रिस्टल के रूप में जो उसकी ज्योमेट्री होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी क्या कर सकते हैं? शेप का पता लगा सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट फेसेस विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिएंटेशन, जो उसका स्पेस में ओरिएंटेशन है यानी किस तरह से वो सिचुएटेड हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम उनके फेजेस का पता कर सकते हैं और क्रिस्टल्स का पता लगा सकते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफी।
यानी जो क्रिस्टल्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना और जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन करना है उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है क्रिस्टलोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन विया मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन ही क्या होता है, क्रिस्टल ग्रोथ का है, और सॉलिडिफिकेशन भी हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोसेस को जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है आर कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स इंक्लूडिंग स्नोफ्लेक, डायमंड्स एंड टेबल सॉल्ट्स एटसेट्रा, ये क्या हैं, सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नॉट क्रिस्टल बट पॉलीक्रिस्टल्स, दैट मीन्स मैनी माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स फ्यूज टूगेदर इनटू ए सिंगल सॉलिड। यानी क्या होगा, काफ़ी जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होंगे, फ्यूज्ड होकर एक सिंगल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स पॉलीक्रिस्टल्स इंक्लूड मोस्ट मेटल्स, रॉक, सेरेमिक्स एंड आइस are the examples of polycrystals. A third category of solid is amorphous solid, where the atom have no periodic structures whatever. So, examples of amorphous solids are glass, wax and many plastics. अब आता है amorphous versus crystalline, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होगा। irregular pattern of iron molecules of iron एटम इन ए सॉलिड, ये किसका हो जाएगा, हमारे एमॉर्फस के अंदर, जिसके लिए अंदर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। और क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगा, रेगुलर एंड रिपीटिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन ए सॉलिड, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ ए टेम्परेचर, यानी क्या होगा, अगर थोड़ी टेम्परेचर की रेंज बढ़ा दी जाएगी तो वो मेल्ट होने लग जाएंगे। हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प या फिक्स होता है। डेफिनेट हीट फ्यूजन क्रिस्टलाइन की, नो डेफिनेट हीट फ्यूजन ऑफ एमॉर्फस। एग्जाम्पल्स आर ग्लास, डायमंड एंड कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, और इनको कहते हैं एमआइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक्स। ये था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस।